वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार हम डिस्कस करने वाले 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर। कौन सा? कंपार्टमेंट वाला। आप बोलोगे मैम कंपार्टमेंट वाला क्यों डिस्कस कर रहे हो? अरे बाबा, डिजाइन तो सीबीएसई ने किया है ना, और क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट कहाँ करेंगे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ एंड स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, हाउ डू मोनोसाइट। मोनोसाइट मतलब अगर याद करो, तुमको अगर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा 11th का, तो जो तुम्हारा WBC है वो कितने में डिवाइडेड है? 2 में। कौन कौन से मैम? एक को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट, दूसरे को बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। याद आया? अच्छा, उसके बाद अगर हम ए ग्रैन्युलोसाइट की बात करें या ग्रैन्युलोसाइट की चलो बात कर लेते हैं, तो वो 3 में डिवाइडेड है। कौन कौन से? इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये सब तुम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। ए ग्रैन्युलोसाइट कितने में डिवाइडेड है? 2 में। कौन कौन सा? मोनोसाइट। याद आई कि नहीं कुछ, या भूल गए हो? चलो, और इसमें क्या आता है? लिम्फोसाइट। अगर याद आया तो लिम्फोसाइट फर्दर कितने में डिवाइडेड है? 2 में। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? मोनोसाइट के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। हाउ डू मोनोसाइट एक्ट एज सेलुलर बैरियर इन ह्यूमंस टू प्रोवाइड इन्नेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले बताओ, इन्नेट मतलब क्या? इन्नेट मतलब जो इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक भी होती है। ठीक है मैम, याद आ गया। अब बताओ कि सेलुलर बैरियर कहाँ से आया? अगर तुमको याद होगा तो इन्नेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर्स हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर। तो ये सेल्यूलर इसी वाले बैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ कोई भी चीज सेल्यूलर है मतलब वहाँ सेल इन्वॉल्व है। अगर याद होगा, मोनोसाइट का ही मैच्योर्ड वर्जन को क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज करता क्या है? कुछ नहीं, जैसे ही वो जा रहा है ब्लड से, उसको लगा अरे ये तो कोई और है मतलब बाहर का है ना, एंटीजन है, तो चलो एक काम करते हैं। क्या काम? उसको खा लेते हैं। तो अगर सेल ईटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब सेल और फेगो मतलब खा लिया। तो देखो आंसर क्या है? फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब ऑब्लिक डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। आई बात समझ में? अब बोलोगे तुम, मैम ये तो तब हुआ ना कि जब जैसे हमारा ये मोनोसाइट या जो हमारा मैक्रोफेज है वो इतना बड़ा है और जो एंटीजन है या जो भी पैथोजन है वो इतना छोटा सा है। पर सपोज करो वर्म के केस में, ये इतनी बड़ी सी वर्म है तुम्हारी, ठीक है, और हमारे पास छोटे 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 क्या है? मोनोसाइट है। हाँ, होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि जो सेल्स है हमारे डिफेंस के सेल है, या मोनोसाइट का सेल का साइज छोटा होता है और पैथोजन का सेल का साइज बहुत बड़ा होता है, या पैथोजन बड़ा रहता है। तो फिर कुछ नहीं, वो बोलते हैं आओ भाई मिल के खाएं इसे, मतलब टीम अप करते हैं वो। तो अभी तक एक सेल इनगल्फ कर रहा था, फेगोसाइटोसिस कर रहा था। अब क्या करते हैं? एक सबको बुला लेता है, आसपास जितने भी मोनोसाइट घूम रहे सब जन आओ, वहां से तुम घेरो, यहाँ से मैं घेरता हूँ, यहाँ से दूसरा घेरेगा, और फिर सब मिलके क्या करते हैं? सेल ईटिंग या फिर फेगोसाइटोसिस। क्लियर है? मूव करें आगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Why do DNA fragment move towards the anode during gel electrophoresis? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब मैम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जहां पे 2 क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोड रहते हैं। एक होता है नेगेटिव टर्मिनल जिसको कुछ और नहीं बल्कि कैथोड बोलते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसको कुछ और नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। इसी साइड में नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की जगह पे क्या रहते हैं? वेल्स रहते हैं। ये बेस या मैट्रिक्स किसका रहता है? अगारोस जेल का रहता है, जो एक सीवीड से ऑब्टेन्ड है। और इन वेल में क्या इंसर्ट किया जाता है? तुम्हारे डीएनए के फ्रेगमेंट। और एक इसमें क्या रहती है? लैडर रहती है, जिसका तुम रेफरेंस ले सकते हो कि जो तुम्हारा फ्रेगमेंट है वो कितने बेस पेयर्स का है, कितना थिक है। थिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही बोलना। थिक और थिन तो ठीक है, पर जितना ज्यादा थिक मतलब उतना ज्यादा बेस पेयर, जितना कम थिक या जितना थिन तो उतने कम बेस पेयर या कम वेट। ठीक है, तो अब बताओ कि ये यहाँ पे क्यों लोड करते हैं? क्योंकि मैम डीएनए खुद क्या रहता है? नेगेटिवली चार्ज। क्यों होता है मैम? फॉस्फेट ग्रुप के कारण। तो बताओ जल्दी, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, और किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव एंड की तरफ। वही तो क्वेश्चन है। व्हाई डू डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स द एनोड? एनोड
ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ तुम्हारा डीएनए फ्रेगमेंट क्यों मूव हो रहा है? अरे बाबा, पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करेगा? जो खुद नेगेटिव है। तो देखो, डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, क्यों? क्योंकि दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। Identify the area labeled 1, 2, 3 and 4 in the pie chart given below, representing the biodiversity of plants, showing their proportionate number of species of major taxa. Okay, तो ये वाला डायग्राम हमने डिस्कस किया था। कब? डायग्राम बेस्ड में। तब भी मैंने बोला था कि सिर्फ एक कोई पाई चार्ट दे देंगे और फिर उससे रिलेटेड वो बोल देंगे बताओ ये सारे क्या है। तो तब मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा क्या है? एंजियोस्पर्म। यहाँ पे अब बोलोगे मैम पर बुक का तो डायग्राम ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक फूल बना हुआ और यहाँ पे मशरूम बना हुआ था, याद आया? पर अब ये पूछ ही रहे तुमसे, इसलिए उन्होंने डायग्राम भी हटा दिया। तो देखो, सबसे ज्यादा हमने क्या पढ़ा था कि सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी है? फंजाई कैटेगरी। तो देखो, थर्ड का क्या लेबलिंग है? फंजाई। फिर उसके बाद कौन सी थी सबसे ज्यादा मैम? फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म था, क्योंकि यहाँ पे क्या था? फूल बना हुआ था। उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी फर्न्स एंड एलाइज लेबल किया हुआ है, मतलब लेबल क्या करना है? 1, 2 एंड 4। तो देखो, 1 क्या है तुम्हारा? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है मैम? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गे एंड फंगस का। बिल्कुल सही। 2 क्या है मैम? एल्गे, ठीक है। और 4 क्या है तुम्हारा? आखिरी है मॉसेस। तो इतना तो भैया याद करना पड़ेगा। ये तो एज इट इज ही आएगा, बुक का ही डायग्राम है। अब इतना तो ये मतलब फिक्स है कि जो बुक में तुमने देखा है वही जाके लिखना है। तो वापस इसको याद करने का तरीका, सबसे ज्यादा क्या है? फंजाई है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है? फफूंद है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? देखो, कोई भी चीज अगर बाहर रख दो तो उसके ऊपर क्या उगाती है? फफूंद उगाती है। तो इस तरीके से याद रखना कि सबसे ज्यादा क्या है? फंजाई है। उसके बाद क्या है? फिर सबसे ज्यादा फूल है, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल है। तो खुशबूदार फूल को क्या बोले? खुशबूदार फूल थोड़ी ना लिख के आओगे, एंजियोस्पर्म्स लिख के आओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा है? यहाँ पे तुम्हारा एल्गे। कैसे याद रखोगे? जब कोई भी चीज में फफूंद या फफूंद लग जाता है और बारिश में क्या आ जाती है? हर जगह सीडन आ जाती है ना, एल्गल डिपोजिशन हो जाता है। तो थर्ड नंबर पे क्या है? मतलब मैं यहाँ नंबरिंग वाइज नहीं बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज बोल रही हूँ। तो थर्ड नंबर पे क्या है तुम्हारा? एल्गे है। उसके बाद तुम्हारा फोर्थ नंबर पे क्या है? मॉसेस है, जो छोटे छोटे प्लांट्स से उग के आते हैं। फिर आखिरी में आता है तुम्हारा इस जगह पे लाइकेन और फिर बाकी सारे फर्न्स एंड एलाइज, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये वाला दिया है, प्लांट वाला पाई चार्ट दिया है, सेम एज इट इज। वो तुमको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय H2L2? अरे याद करो, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैम? इन्वर्टेड वाई है ना, नॉट इन्वर्टेड वाई, वाई जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसे नहीं लग रहा जैसे जो अपन टाई लगाते हैं उसके जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है मैम? ये 2 रहती है हैवी चेन, ठीक है, 2 रहती हैं लाइट चेन। यहाँ पे रहता है एंटीजन बाइंडिंग साइट रहता है इस पर्टिकुलर जगह पे, और ये सब के सब कैसे जुड़े हुए रहते हैं? डाई सल्फाइड ब्रिजेट से। तो यही तो पूछ रहे, इसका शॉर्टकट क्या लिखते हैं हम? H2L2। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 लाइट चेन है जो ये वाली है। और नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये वाली है, ठीक है। और 2 क्या है? 2 हैवी चेन है, ठीक है। तो वही, नेम एनी 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। अरे अपने पास हमने 5 तरीके की एंटीबॉडी पढ़ी है, कौन सी? 5 नहीं, तुम्हारी बुक में 4 थी तो अपन 4 पे स्टिक करेंगे। तो कौन कौन सी? मैंने बताया था सबसे ज्यादा तुमको क्या पसंद है, तो बोलते हो मैम सोना। नहीं, सोने के अलावा क्या पसंद है मैम? खेलना। तो खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेम, ठीक है। तो GAME। तो क्या करोगे? बस कुछ नहीं करोगे, लिखोगे इसके सामने IG लगा दोगे, I कैपिटल G स्मॉल, IGA IGG IGA IGMIGE, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ, यही अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एलर्जी से रिस्पॉन्सिबल कौन सी एंटीबॉडी है मैम? IgE है। और मदर्स मिल्क में कौन सी होती है? तुम्हारी बुक में कौन सी दी है? IgA, नहीं तो IgM भी होती है, ठीक है। तो वापस, तो H2L2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन, ठीक है। अब देखो, तो H2L2 क्यों? क्योंकि L2 स्टैंड फॉर 2 लाइट चेन, 2 स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन, H2 स्टैंड फॉर 2 हैवी या लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें से तुमने कोई भी लिख दो, IgG IgA IgM IgE, तो उन्होंने G और M और A लिखा है।
आई बात समझ में? सिर्फ MA मत लिख के आ जाना, वो गलत हो जाएगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले I लिखो कैपिटल G। अब IG क्यों मैम? क्योंकि I स्टैंड फॉर इम्यूनो, G स्टैंड फॉर ग्लोबिन, ठीक है, इतना यार, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। और फिर AGME जो भी तुमको लिखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The 3 microbes, ठीक है, 3 माइक्रोब आर लिस्टेड बिलो, देख लो भैया। अच्छा, एस्परजिलस नाइजर, फिर ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, देखो वापस आ गया ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। बोला था ना, हर पेपर को, हर CBSE के क्वेश्चन पेपर को उस पर्टिकुलर CBSE के जो बुक का जो एक पेज उससे अलग ही प्यार है। तो पॉलिस्पोरम से क्या याद आया मैम? स्पोरम, स्पोरम, स्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है। और मोनास्कस परप्यूरस से मैम स्टैटिन, स्टैटिन मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को बनने नहीं देता। अच्छा, एस्परजिलस नाइजर क्या है मैम? सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। नेम द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ देम एंड मेंशन देयर यूज। अरे यही तो जितना सब बोला वही तो पूछ रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एस्परजिलस नाइजर क्या है? सिट्रिक एसिड। क्या करता है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव या फिर फ्लेवरिंग एजेंट। तो तुम इसके बाद, लेक्चर के बाद अगर अपने किचन में जाओगे तो तुम्हें एक डब्बा मिलेगा, फ्रिज में रखा हुआ है या किसी कोने में रखा हुआ, जिसके ऊपर लिखा होगा सिट्रिक एसिड। तो वो जो सिट्रिक एसिड है, कमर्शियल सिट्रिक एसिड, किसने प्रोड्यूस किया था? एक माइक्रोब ने, जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। अब आगे, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, अभी तो बोला। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। उसके बाद मोनास्कस परप्यूरस क्या है? स्टैटिन। क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। हुआ इतना क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। बैक्यूलोवायरस अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। बैक्यूलोवायरस क्या है? एक बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। जस्टिफाई बाय गिविंग 3 रीजन, तो तुम्हें बताना है कि बैक्यूलोवायरस किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट है। चलो देखते हैं। स्पेसिफिक, स्पीशीज स्पेसिफिक या फिर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। उसके बाद दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल, बर्ड, फिशेज या नॉन टारगेट इंसेक्ट। जब तुम बोल ही रहे हो वो स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब जिस स्पीशीज को टारगेट करके उसको लिया गया है, तो सिर्फ वही स्पीशीज को हटाया जाएगा, क्योंकि वो क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट। तो एक बात बताओ, बायो कंट्रोल एजेंट मतलब क्या? देखो, तुम किसी पेस्ट को हटाने के लिए या किसी पर्टिकुलर वीड को हटाने के लिए तुम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो, तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल में रखने के लिए या चेक में रखने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जो एक नेचुरल तरीका है, जो बेस्ड रहता है कौन से रिलेशनशिप पे? प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप पे, या फिर इसमें हो सकता है या तो प्रीडेटर पैरासाइट रिलेशनशिप पे, नॉट प्रीडेटर, पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप पे, जिससे अल्टीमेटली होस्ट की डेथ हो जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक बायो कंट्रोल एजेंट है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो बैक्यूलोवायरस है वो क्या कर रहा है? एक ही स्पीशीज को टारगेट कर रहा है, वो स्पीशीज ही हट जा रही है, और हमारा मोटो ही था कि उस जगह से वो स्पीशीज हट जाए। तो ये कैसा हुआ? स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक बोल रही थी, स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद क्या वो दूसरे स्पीशीज को डेंजर करेगा? नहीं, बिल्कुल वो दूसरे स्पीशीज की तरफ डेंजरस नहीं है, ना डैमेज करेगा। इसलिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल, बर्ड, फिशेज या फिर नॉन टारगेट इंसेक्ट, ठीक है। अगला देखो, दे आर बेनिफिशियल। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कैसा तरीका है? बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है। अच्छा, ये तुमने एक और एग्जांपल पढ़ा हुआ है, बताओ कौन सा? अगर तुमने मलेरिया पढ़ा होगा, कुछ कुछ गलती से याद आ रहा होगा, नहीं गलती से नहीं, अब तो याद ही आ रहा होगा, एग्जाम है सर पे, सब याद आ रहा है। तो जब तुमने मलेरिया पढ़ा था, तो मलेरिया बेसिकली फैलता किसकी वजह से? मैम, वेक्टर की वजह से। नाम क्या है वेक्टर का? मैम, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो को कंट्रोल रखने का तरीका कैसे है? मैम, ऑल आउट लगाओ। नहीं, वैसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं केमिकल का यूज करके नहीं बोल रही हूँ, ठीक है मैम, मच्छरदानी लगाओ। उससे कंट्रोल नहीं हो रहे, वो सिर्फ तुम्हारे बेड के अंदर नहीं आ रहे, कंट्रोल मतलब हट नहीं गए। आज एक और तरीका बताओ मैम, अगर हमने गंबूसिया फिश को पाल लिया, तो गंबूसिया फिश क्या है? प्रीडेटर है। किसका प्रीडेटर है? वो लार्वे की प्रीडेटर है। कि कौन से? मॉस्किटो लार्वे की। तो उस तरीके से क्या कंट्रोल रहेगा? इनका नंबर कंट्रोल रहेगा। तो ये भी कैसा तरीका है? बायोलॉजिकल या बायो कंट्रोल मेथड है, ठीक है, जो किस में हेल्प करता है? IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। याद रहेगा इतना।
वापस बैक्यूलो वायरस वो वाला ग्रे जोन है जो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, छोड़ के जाएंगे, बोलेंगे यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ाओ। और यही मार्क्स, यही वाला क्वेश्चन क्या दिलाएगा तुमको, लीड दिलाएगा बाकी सारे सब्जेक्ट से, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट से, क्योंकि क्या होगा, सारे मेन टॉपिक्स तो सभी कवर करके जाएंगे, है ना, पर वो जो छोटे छोटे सब टॉपिक रहते हैं जो जनरली मिस आउट हो जाते हैं, उसमें से ये एक टॉपिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। What are transgenic animal? अरे ट्रांसजेनिक एनिमल बोलो या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बोलो, ऐसा एनिमल जिसमें खुद का तो डीएनए है पर हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी डाल दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। क्यों? या तो पर्पस है उसका कोई प्रोडक्ट फॉर्म करने का, या तो फिर हम उसको में मॉडिफिकेशन चाहते हैं ताकि फिजियोलॉजिकल रिसर्च पर्पस से, क्लिनिकल ट्रायल से, क्लिनिकल टेस्टिंग से, ड्रग टेस्ट से, या फिर कोई डिजीज का स्टडी करने के लिए इन एनिमल को बनाया गया है। याद आया? चलो आंसर देखते हैं। एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन डीएनए या फिर एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, क्योंकि पूरा डीएनए तो आता नहीं है, पर्टिकुलर वही पोर्शन आता है, तो उसको क्या बोलोगे, जीन ही बोलोगे ना। चलो सेकंड देखते हैं। नेम द ट्रांसजेनिक एनिमल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर अमंग ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। तो सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल बताओ कौन सा है, तो माइस है, चूहे, बिल्कुल सही। अच्छा जल्दी बताओ कौन सी वो ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसमें मैमल वाला प्रोटीन भी मिलता है मिल्क में, मैम काउ, जिसका नाम क्या है, रोजी। याद आया? अच्छा सबसे पहले क्लोन, अच्छा क्लोन तो खैर अलग हो गया, पर चलो बता ही दो अगर पूछ रही हूं तो फर्स्ट क्लोन एनिमल कौन था, मैम शीप थी, जिसका नाम क्या था, डॉली। ठीक है, तो तुम्हारे पास डॉली भी है और रोजी भी है। चलो एनिमल्स की बात करिए इसलिए एनिमल पूछ रही हूँ। मेंशन एनी 3 पर्पस फॉर विच दीज एनिमल आर प्रोड्यूस। अरे हमने बोला ही था, ट्रांसजेनिक एनिमल जब पूछा था तभी बोला था, रिसर्च पर्पस, फिर कोई बीमारी पढ़नी है या फिजियोलॉजी स्टडी करनी है या वैक्सीन टेस्ट करना है या प्रोडक्ट टेस्ट करना है या क्लिनिकल ट्रायल करने। याद आया? चलो देखते हैं आंसर्स को। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सपोज करो ये पढ़ना है, या फिर स्टडी ऑफ डिजीज, या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, या वैक्सीन टेस्ट करना है बोला था तो मैं वैक्सीन सेफ्टी या केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। हुआ इतना क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन हाउ एली लिली, जैसे ही एली लिली का नाम आया क्या क्या याद आएगा, मैम एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने क्या किया था, मैम कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया था? अरे उन्होंने एक्टिव इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनाया था। हमारी बॉडी में पैनक्रियास के जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाते हैं पर इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको प्रो हार्मोन, हार्मोन क्यों, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन बोलते हैं। क्यों ये इनएक्टिव रहता है, क्योंकि मैम उसमें क्या रहता है, ए चेन तो होती है, मतलब ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और साथ में जो सी पेप्टाइड होती है वो उसके साथ जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, इनएक्टिव बन जाता है। इस कंपनी ने क्या किया था, सिर्फ बी पेप्टाइड और ए पेप्टाइड को कट करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा के आरएनए का डीएनए बनवाया, डीएनए को उठाया, ये जो फॉरेन जीन है जिसमें मेरा ए पेप्टाइड है, इसमें मेरा बी पेप्टाइड है, इसको उठा के वेक्टर में डाला, वेक्टर को उठा के इकोलाई में डाला, इकोलाई से बोला चलो ये इकोलाई की कॉलोनी ए पेप्टाइड चेन बनाओ, चलो ये इकोलाई की कॉलोनी बी पेप्टाइड चेन बनाओ। जैसे ही दोनों प्रोडक्ट निकले उन दोनों को जोड़ दिया और बोल दिया ये बन गया हमारा लैब में प्रोड्यूस इंसुलिन, जिसको ये कैसा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक, यही तो पूछा जाएगा। देखो, एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो एक्सप्लेन करना है कैसे। अब वापस इस क्वेश्चन में क्या डायग्राम बनाए, नहीं बनाए, पर हम क्या करेंगे, डायग्राम बना के आएंगे, क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो हम भी बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही बनाओगे और फिर लिखोगे ये ए पेप्टाइड, ये बी पेप्टाइड और ये इनएक्टिव सी पेप्टाइड, इसको भी इसमें प्लस लगा दोगे जैसे तुम्हारे बुक में दिया है। प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस, डीएनए वापस, डीएनए कहाँ से आया, जो सेल्स थे वापस, जो हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल थे, तो सेल के अंदर देखोगे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर आया था एमआरएनए। ये एमआरएनए था कौन सा बनाने के लिए, ए पेप्टाइड चेन बनाने के लिए। तो यहाँ से उन्होंने इसी का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके इस आरएनए से क्या बनवा लिया, डीएनए बनवा लिया, और फिर ये डीएनए कहाँ उठाया, एक वेक्टर में अटैच कर दिया। ठीक है, और वेक्टर में अटैच करके इसको कहाँ ग्रो करवाया, ई कोलाई में ग्रो करवाया। आई बात समझ में? चलो, तो डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू बी ए एंड बी चेन ह्यूमन इंसुलिन, introduce the plasmid of E. coli to produce insulin chain.
Chain A and B were produced separately and extracted and combined by creating क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इन सबके बीच में कैसा बॉन्ड रहता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, याद रहेगा। तो बेसिकली जो बॉन्ड नॉर्मल में प्रेजेंट रहता है इन दोनों के बीच में कौन सा रहता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बोलोगे मैम क्या ए बी और सी चेन में जो इनएक्टिव है उसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, हाँ उसमें भी होता है, पर वो इनएक्टिव रहती है। अच्छा एक और चीज, जो ह्यूमन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इंसुलिन बनाया था उसका नाम क्या है, ह्यूमोलिन। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हटा के सिर्फ बोल देंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमोलिन, खत्म। मतलब वापस यही सब लिखना है पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द XC2 कंजर्वेशन। देखो कितनी बार XC2 के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, 2020 में भी था, 2019 में भी था और वापस 2018 के कंपार्टमेंट वाले में भी आ गया। तो XC2 मतलब क्या, वापस याद करो मैम, उनके हैबिटेट से निकाल के अगर हम सीड बैंक बना रहे, जीन बैंक बना रहे, क्रायो प्रिजर्व कर रहे लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर हम जूलॉजिकल पार्ट या बोटानिकल गार्डन में उसी पर्टिकुलर स्पीशीज को कल्टिवेट कर रहे हैं या प्रिजर्व करके रख रहे हैं ताकि मतलब उस वायबल कंडीशन में, ताकि वो स्पीशीज अगर बाहर एक्सटेंट हो गई तो, या फिर उसकी गैमीट की बैंक बना रहे हैं कि हम किसी तरह उस स्पीशीज को एक्सटेंट होने से बचा सके, तो उसको कुछ और नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, XC2 कंजर्वेशन। ये तो हमने बोल दिया, चलो आगे पढ़ लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं चलो इसी को एक्सप्लेन करो, तो यही सब लिखेंगे। Okay, XC2 conservation of biodiversity. How is the in situ conservation different from it? तो in situ मतलब मैम जहाँ पे उनका हैबिटेट है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, हॉटस्पॉट्स हो गए, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गए, ये सब क्या है, इन situ, क्योंकि उन्हीं के हैबिटेट में वो रह रहे हैं, कंजर्व्ड है, जहाँ पे हंटिंग पोर्चिंग नहीं हो रही है, ठीक है, एंड ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी नहीं है वहाँ, ठीक है। चलो देखते हैं XC2। Threatened animal and plant are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care by keeping the gametes of threatened species preserved in viable and fertile condition for long time. Example, zoological park, botanical garden, wildlife safari park, cryopreservation, egg can be fertilized in vitro, tissue culture method, seed bank. In situ conservation, organisms are given protection in their natural habitat in which biodiversity is protected at all levels. हुआ क्लियर इतना? चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10। द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर एज एन एक्सटर्नल कंडीशन। चलो ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ से याद आ रहा होगा ये कौन सा ग्राफ है, अरे मैम ये तो वही वाला ग्राफ है जो हम 10,000 बार पढ़ चुके हैं, वही वाला ग्राफ है, ध्यान से देखो। तो मैम ये वो वाला ग्राफ है जो बताता है कि जो एनिमल है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, या फिर जैसे बाहर है वैसे टेम्परेचर अंदर है। मैम कैसे पता चला? अरे देखो ये क्या क्रिएट हो रहा है, ये लीनियर ग्राफ क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना टेम्परेचर बाहर उतना टेम्परेचर अंदर। अगर बाहर ज्यादा गर्म हुआ अंदर भी गर्म होगा, बाहर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ अंदर भी टेम्परेचर ड्रॉप होगा। हाँ, पर अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया तो ऑर्गेनिज्म ही मर जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया, एडेप्टेशन किया है, या तो उसने क्या किया, उसने बोला फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आ पा रहा, चलो बिहेवियर में चेंज लेके आ जाते, या फिर भाग जाते हैं यहाँ से, माइग्रेशन, या फिर सो जाते हैं, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन। याद आया? पर मैम ये सब कुछ थोड़ी ना पूछा है। हाँ नहीं पूछा है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ, मत चिंता करो। अच्छा ये बताओ तो ये कौन सा ग्राफ है? मैम ये रेगुलेटर और कॉन्फॉर्मर का ग्राफ है। बिल्कुल सही। तो जल्दी बता सकते हो इसमें रेगुलेटर कौन है और कॉन्फॉर्मर कौन है? मैम अगर इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, मतलब जितना बाहर उतना अंदर, मतलब वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मर। तो ए वाला क्या है? कॉन्फॉर्मर का ग्राफ है। तो जल्दी बताओ कॉन्फॉर्मर को दूसरा क्या बोलते हैं? मैम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म एक और नाम, मैम पोइक्लोथर्मिक एक और नाम, मैम स्टीनोथर्मल। याद आ गया? अच्छा दूसरा कौन है? मैम दूसरा का टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है, बाहर भले कुछ भी हो जाए, तो इनको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर बोलते हैं। तो रेगुलेटर का दूसरा नाम मैम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, एक और नाम मैम होम्योथर्मिक, एक और नाम मैम यूरीथर्मल।
ठीक है। अच्छा, ये कौन सी प्रोसेस करते हैं मैम? होम्योस्टैसिस करते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटर, अब तुम्हारी बुक में एक और लाइन ऐसी ड्रॉन थी, ऐसे करके ऐसे, अब उन्होंने क्या किया, एक लाइन हटा दी, जिसको क्या बोलते थे? पार्शियल रेगुलेटर। याद आया? चलो, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमको सब याद आ गया। ओके, विच वन ऑफ द टू लाइन रिप्रेजेंट कॉन्फॉर्मर एंड वाई? लो, बता दिया, जो ए है वो कॉन्फॉर्मर है। क्यों है? क्योंकि बाहर जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अंदर भी सेम चीज हो रही, इंक्रीज या डिक्रीज। देखो आंसर। एंड उसी का सेकंड पार्ट, व्हाट डज द अदर लाइन इन द ग्राफ रिप्रेजेंट एंड वाई? अरे बाकी तो दूसरी रेगुलेटर हुई ना, क्योंकि बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर का बॉडी टेम्परेचर उतने में ही मेंटेन्ड है। देखो, ए इज कॉन्फॉर्मर कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टैसिस ऑब्लिक कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट बाय physiological means their body temperature, osmotic concentration of body fluid changes with the ambient temperature। बाहर चेंज होगा, बॉडी के अंदर भी चेंज होगा। बट रेगुलेटर कैसा होता है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस करते हैं? होम्योस्टैसिस। ठीक है, पढ़ते हैं। Regulator maintain homeostasis by physiological mean that is capable of thermoregulation। तभी तो हम बोल रहे थे यूरीथर्मल। Maintain a constant body internal environment। याद रहेगा, इजी है मैम, ये तो हमने खुद ही सॉल्व कर लिया। चलो, इसका बी पार्ट पढ़ते, क्या बोल रहा था? Mention the different adaptation the parasite have evolved with to be able to successfully complete their life cycle in their host। तो बताओ अलग अलग एडेप्टेशन जो एक पैरासाइट ने किया है उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो जरा, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन या सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब समझो बात को, क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि ऐसा पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, या अगर मेंशन नहीं किया उन्होंने, एक्टो एंडो के बारे में मेंशन नहीं किया, तो तुम इन जनरल आंसर लिखो। तो पैरासाइट मतलब क्या मैम? सबसे पहले या तो वो शेल्टर के लिए है, या तो फिर फूड के लिए। तो शेल्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म पे स्टिक करना पड़ेगा। स्टिक किससे करेगा? या तो ऑर्गन्स होंगे या तो सकर्स होंगे। ठीक, उसके बाद फूड भी तो सक करेगा, तो वो भी उसके लिए क्या रहेगा? सकर्स रहेंगे। अब उसको जब फूड खाना ही नहीं आता, डाइजेस्ट करना ही नहीं आता, इसलिए तो वो दूसरे का फूड, पूरा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है नहीं। तो लिखा है क्या है? लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ हो सकता है कि अगर वो एंडो पैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर रहने वाला है, तो उसके और भी अननेसेसरी सिस्टम हट जाएंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? अब अंदर रह रहे हो तो आंखों की क्या जरूरत है? क्योंकि अंदर तो वैसे ही अंदर है, आंखों का यूज भी क्या है? तो अननेसेसरी ऑर्गन्स या अननेसेसरी सिस्टम हट जाएंगे। वही फर्स्ट लाइन लिखी है, दिखा है ना, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। आई बात समझ में? उसके बाद पर सबसे ज्यादा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि वो अपना नंबर, अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाएगा, खुद को बहुत बल्क में मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए उनका हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। इतना हुआ क्लियर? इसके साथ 2018 का जो कंपार्टमेंट वाला सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है वो होता है खत्म। अब जो भी बच गया पेपर या रिवाइज करना है तो क्या करोगे? गूगल पे टाइप करोगे www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे ये होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करोगे और सुनते चलोगे। और ऐसे ही रिवाइज करते चलना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक स्टडी हार्ड।